हरियाणा की सिरसा में एक ऐसी जगह है जो बाहर से किसी साधारण धार्मिक केंद्र की तरह नहीं, बल्कि एक छोटे शहर जैसी दिखती है। इसके अपने स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, होटल, महल और सिनेमा हॉल है। इस शहर में प्रवेश करने के लिए भी आपको शरण लेनी पड़ती है, यानी कि राम रहीम का अनुयायी बनना पड़ता है। इस जगह का नाम था डेरा सच्चा सौदा और इसके सर्वोच्च शासक थे गुरमीत राम रहीम सिंह। लेकिन इस विशाल शहर के केंद्र में एक रहस्यमय महल था, जिसे अनुयायी गुफा कहते थे। ये गुफा राम रहीम का निजी निवास था। वहां उनकी अनुमति के बिना किसी को भी प्रवेश करने की इजाजत नहीं थी। गुफा के अंदर सोने के सिंहासन, आलीशान चीजें और कई रहस्य छिपे थे। बाहर से ये जगह शांति और पवित्रता का प्रतीक लगती थी, लेकिन अंदर एक डरावना और काला खेल चल रहा था। राम रहीम की छवि सिर्फ एक आध्यात्मिक गुरु की नहीं थी, वो एक बहुमुखी व्यक्तित्व के धनी भी थे। रंगीन कपड़े और टोपी पहनकर स्टेज पर रॉक कंसर्ट करते थे। एमएस3 नामक फिल्म में खुद सुपर हीरो बनकर खलनायक से लड़ते थे। उनका जीवन एक सेलिब्रिटी से कम नहीं था। उनके एक आदेश पर लाखों लोग अपने संपत्ति और परिवार को डेरा के लिए समर्पित करने के लिए तैयार होते थे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि राम रहीम उनके जीवन में जादू ला देगी। लेकिन इस शानदार दुनिया के पीछे एक ऐसी काली सच्चाई भी छिपी थी, जो किसी भी फिल्म की कहानी से ज्यादा डरावनी थी। सन 2002 की 30 मई की बात है। हरियाणा के एक शांत गांव में रहने वाली एक महिला सानवी, जो डेरा में काम करती थी, उसका शरीर डर से कांप रहा था। उसने एक कागज पर अपने जीवन का सबसे बड़ा और भयानक रहस्य लिखा। उसने लिखा कि कैसे राम रहीम डेरा की महिलाओं को माफी देने के बहाने अपने गुफा में बुलाता है और उनका यौन शोषण करता है। उसने ये भी लिखा कि अगर वो ऐसी बात नहीं मानता और किसी को बताती है, तो उसके परिवार के सदस्यों को मारने की धमकी भी दी जाती थी। एक खत उसने डर और गुस्से को मिश्रण था, और उसने एक खत तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी अन्य उच्च अधिकारियों को भेजा। उसे नहीं पता था कि एक खत एक शक्तिशाली साम्राज्य को हिला देगा। लेकिन इस खत को कई लोगों ने नजरअंदाज कर दिया। कई अधिकारियों और मीडिया ने डेरा के राजनीतिक प्रभाव के डर से इसे छापना नहीं चाहा। फिर एक निडर पत्रकार सामने आए, जिसका नाम था रामचंद्र छत्रपति। वो पूरा सच नामक एक छोटा सा अखबार चलाते थे। उन्हें पता था कि इस खबर को छापना उनकी जान को खतरा में डाल सकता है, लेकिन पत्रकारिता का धर्म और सत्य की खोज ने उन्हें ये जोखिम उठाने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने अपने खबरों में इस गुमनाम खत को पूरी तरह से छाप दिया। सत्य की यह आवाज सुनते ही राम रहीम के साम्राज्य में भूचाल आ गया। ये उसके लिए अहंकार का सवाल था। उन्होंने अपने शक्ति का दुरुपयोग करके रामचंद्र छत्रपति को सबक सिखाने का फैसला किया। साल 2002 की 24 अक्टूबर को शाम के समय जब छत्रपति अपने घर के बाहर बैठे थे, तो मोटरसाइकिल पर आए राम रहीम के दो अनुयायियों ने उन्हें पास से गोली मार दी। छत्रपति को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मृत्यु भी हो गई। स्थानीय पुलिस ने डेरा के प्रभाव के कारण इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। छत्रपति के परिवार ने न्याय के लिए लंबी लड़ाई लड़ी और आखिरकार 2003 में उच्च न्यायालय ने इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया। सीबीआई के लिए ये जांच आसान नहीं थी। डेरा की आंतरिक संरचना इतनी गुप्त थी कि वहां से कोई भी जानकारी बाहर निकालना संभव नहीं था। राम रहीम का डर इतना था कि उनके अनुयायी उनके खिलाफ बोलने से डरते थे। सीबीआई ने 2003 से जांच शुरू की, लेकिन सालों तक इस मामले को कोई ठोस प्रगति नहीं हो सकी। लेकिन इस मामले में तब एक बड़ा मोड़ आया, जब सीबीआई एक बहादुर महिला को खोजने में कामयाब हो गई। ये महिला, जिसने गुमनाम खत लिखा था, उसने अदालत में बयान देने का साहस किया। उसने सीबीआई को बताया कि डेरा में ज्यादातर महिला डर के कारण चुप रहती है, लेकिन वो इस अन्याय को खिलाफ बोलना चाहती है। उसने बयान के आधार पर सीबीआई ने अन्य महिलाओं को भी खोजना शुरू किया, और अंततः एक और महिला ने भी हिम्मत दिखाई। उनके बयान ही इस केस का सबसे बड़ा सबूत बने।
इसी चीज साल 2015 के एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। डेरा के एक पूर्व अनुयायी हंसराज चौहान ने अदालत में राम रहीम पर भगवान के करीब जाने के बहाने 400 से भी ज्यादा पुरुष अनुयायी को नपुंसक बनाने का आरोप लगाया। इस आरोप ने राम रहीम की क्रूरता का एक और काला अध्याय खोल दिया। सीबीआई ने इस मामले को भी जांच शुरू की। 15 साल की जांच के बाद 25 अगस्त 2017 को सीबीआई अदालत ने राम रहीम की किस्मत का फैसला सुनाने का दिन तय किया। पूरे देश की नजर इस फैसले पर टिकी थी। पांचकुला और सिरसे में हजारों पुलिस और सेना के जवान तैनात थे। लाखों राम रहीम के अनुयायी अदालत के बाहर जमा थे, जिन्हें विश्वास था कि उनका भगवान बेगुनाह साबित हो जाएगा। जब अदालत ने राम रहीम को 2 बार बलात्कार मामलों में दोषी ठहराया तो सड़कों पर हिंसा भड़क उठी। राम रहीम के अनुयायियों ने पुलिस और सेना पर पत्थर और पेट्रोल बम से हमला किया। उन्होंने गाड़ियों को जलाया, मीडिया को कैमरे को तोड़ दिया और सार्वजनिक संपत्ति को भी भारी नुकसान पहुंचाया। इन दंगों में 40 से ज्यादा लोगों को जान चली गई। राम रहीम को हेलीकॉप्टर से जेल ले जाया गया, जहां उन्हें 20 साल की कैद की सजाएं सुनाई गई। उनकी गिरफ्तारी के बाद डेरा के मुख्यालय पर छापा मारा गया। वहां से अवैध हथियार, करोड़ों रुपए नगद और राम रहीम की विलासित जीवन शैली की कई सबूत मिले। डेरा की गुफा के अंदर से रहस्य बाहर आए, जिन्होंने सबको चौंका दिया। साल 2019 में अदालत ने पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या में भी राम रहीम को दोषी ठहराया और उन्हें आजीवन कारावास की सजाएं भी सुनाई। जब अदालत ने राम रहीम को दोषी ठहराया और 20 साल की कैद की सजा सुनाई, तो कई लोगों को लगा कि एक भयानक अध्याय का अंत हो गया। लेकिन ये सच्चाई का सिर्फ एक हिस्सा था। जेल जाने के बाद भी राम रहीम की कहानी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ, बल्कि ये एक नए अध्याय की शुरुआत भी, जहां सत्ता और राजनीति का खेल एक बार फिर सामने आया। राम रहीम ने जेल में अपना आप को एक सामान्य कैदी के रूप में दर्शाने की कोशिश की, लेकिन उनकी शक्ति और प्रभाव कम ही नहीं था। जेल में रहते हुए भी उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए ऑनलाइन सत्संग आयोजना किए, जिसमें हजारों लोग शामिल होते थे। यह सिलसिला तब और बढ़ गया जब वो बार बार पैरोल पर जेल से बाहर आने लगे। पिछले कुछ सालों में राम रहीम को कई बार पैरोल दी गई, जिसने एक नया विवाद खड़ा हो गया है। उनके पैरोल के पीछे दिए गए कारण कभी-कभी इतने मामूली होते थे कि आम जनता के बीच सवाल उठने लगे। कभी वो अपने बीमार माँ से मिलने के लिए, तो कभी अपने परिवार के सदस्यों की शादी में शामिल होने के लिए जेल से बाहर आए। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि उन्होंने कई पैरोल पंजाब और हरियाणा में होने वाले चुनाव से ठीक पहले लिए। ये सब देखकर लोगों को लगने लगा कि क्या राजनीतिक दल अब भी उनके वोट बैंक को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। पत्रकार रामचंद्र छत्रपति के बेटे, जिन्होंने अपने पिता को खोया था, उसने इस पर खुले तौर पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि एक ऐसे व्यक्ति को जैसे जो बलात्कार और एक हत्या के मामलों में दोषी ठहराया गया है, इतनी आसानी से पैरोल कैसे मिल सकता है। उन्होंने इसे न्याय प्रणाली का मजाक बताया। राम रहीम का बार बार पैरोल पर बाहर आना ये साबित करता है कि उनकी शक्ति जेल की दीवारों तक ही सीमित नहीं है। आज भी वो एक ऐसा चेहरा है जिसका उपयोग राजनीतिक लाभ के लिए किया जा सकता है। यही घटनाक्रम इस बात की भी याद दिलाती है कि भले ही न्यायपालिका ने राम रहीम को दोषी ठहराया हो, लेकिन समाज और राजनीति में उनका प्रभाव अभी भी बरकरार रहती है। इस कहानी हमें बताती है कि न्याय के लिए लड़ाई सिर्फ अदालत के अंदर नहीं, बल्कि उसके बाहर भी जारी है। राम रहीम की कहानी हमें एक कई महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। ये कहानी सिर्फ एक धार्मिक गुरु के पतन की नहीं है, बल्कि शक्ति के दुरुपयोग, अंधविश्वास और न्याय के लिए किए गए लंबे और कठिन संघर्ष की कहानी है। ये कहानी साबित करती है कि जब तक लोग अंधविश्वास में डूबे रहेंगे, तब तक ऐसा राम रहीम पैदा होते रहेंगे। लेकिन ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि न्याय के लिए लड़ने वाले कुछ बहादुर लोगों को
आवाज आखिरकार सच को जीत दिला सकती है, चाहे अपराधी कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो। ये कहानी आज भी हम सभी के लिए एक चेतावनी है। हमें सोचना चाहिए कि क्या हम राम रहीम जैसे शक्तियों को फिर से अपने समाज में ऐसा अपराध करने देंगे? क्या हमने ऐसे घटनाओं से वाकई कुछ सीखा है? ये सवाल आज भी हमारे समाज में जीवित है।